योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे खास ऑपरेशन की। खास ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर, जिसे हम बात करें तो 22 अप्रैल को जो घटना हुई उसके बाद 6-7 मई की रात को जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। उसका ठीक 1 महीना आज पूरा हुआ है। तो चलिए हम 1 महीने का सफर जो कैसा रहा, क्या कुछ रहा, क्या देखा दुनिया ने, क्या कुछ हमने सबक लिया, क्या कुछ इसमें ऐसी चीजें आई जिसकी वजह से हमें गौर करना चाहिए। क्योंकि हर घटना चाहे सफलता की हो या फिर विफलता की हो, वो कुछ ना कुछ हमें लेसन देती है और उसे सीखना चाहिए। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, यानी कि पहलगांव के वक्त से ही हमारे साथ एसपी एस कटेवा साहब जुड़े, जिन्होंने उस वक्त भी संदेह जता दिया था। संदेह क्या, एक विश्वास था कि निश्चित रूप से इसका बदला लिया जाएगा, कौन को ऑपरेशन जरूर करेगी सेना। तो चलिए, ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीने का जो सफर रहा, लगातार हमारे साथ में जुड़े रहे। हमारे साथ ओम सैनी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, कंटिन्यूस ऑपरेशन के दौरान विशेष मुद्दों पर रहे। ऐसे ही हमारे साथ पूर्व विदेश मामलों के जानकार और प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी भी कंटिन्यू रहे। कटेवा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। 1 महीने के अगर इस सफर की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि ऑपरेशन के दरमियान ही जनरली होता क्या, सेना कुछ चीजों को देखती है जिसमें ऑब्जर्वेशन में रखती हो, और हमें उनसे कुछ देखते हैं कि हाँ हमने ये सटीक कुछ चीजें प्लान की थी और किस तरह से गई। कुछ ऑपरेशन के बाद में कुछ रिव्यू वगैरह होता है उसका? हाँ योगेंद्र जी, जरूर होता है रिव्यू। जो क्या प्रॉब्लम हुई, क्या इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और क्या कमियां रहेगी, उनका रिव्यू जरूर होता है। आपने सीडीएस के सिंगापुर में उनका बयान भी सुना होगा कि क्या चीजें हमें कमी रह गई थी 7 तारीख को, कि हमने हमारे जो एयर डिफेंस था उसको एक्टिवेट नहीं किया था जितना करना चाहिए था, जो कि बाद में किया। इसके साथ साथ योगेंद्र जी, 2 चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर हुआ है उसके बाद ये नहीं है कि फौज कोई अपना आराम करने लग गई है या बैरिक्स में चली गई है। जो इंटरनल अपना जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहे थे वो उसी स्पीड और उसी गति से अभी भी जारी है। और पिछले 1 महीने में मैं आपको बताऊं, कम से कम 3 जगह के ऊपर, एक किश्तवाड़ में, एक तराल साउथ कश्मीर में, और एक उसमें सोफिया में, इन 3 जगह के ऊपर मेजर ऑपरेशंस इन्होंने किए हैं और तकरीबन 7 से 8 उग्रवादियों को गिरा दिया है। ये एक ऑपरेशन जो काउंटर टेररिज्म के जो CICT ऑपरेशन थे वो चालू थे, और हम कोशिश कर रहे थे कि जिन लोगों ने जो इन्होंने हरकत की है पहलगांव में निहत्थे लोगों को मारने की, उन हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ करके उन्हें सजा दी जाए। वो अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, पर फौज उसमें लगी रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि देर आए दुरुस्त आए वो जरूर उनको एलिमिनेट करेंगे। तो ये मैं सुन रहा था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये जो उनकी कमियां थी छोटी मोटी, उनको उन्होंने पूरा इकट्ठा करके और ये कंबाइंड ऑपरेशंस किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने, CRPF और आर्मी की जो राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट है उन्होंने मिल करके। और ये है कि अब इस समय बर्फ पिघलने लगती है तो हाई रेंजेस के ऊपर ये जो उग्रवादी हैं ये हाई रेंजेस पे चले जाते हैं बर्फ पिघलते ही। तो ये इंटेलिजेंस से पता करके एक्यूरेटली एक ऑपरेशन जो तराल में हुआ वो तो गांव के अंदर था। वो गांव की 2 जगह थी, एक तो है वो फॉरेस्ट में चले गए, एक है कि गांव के अंदर है। गांव के अंदर को जो इंटेलिजेंस मिली उससे उनको पकड़ना या उनको मार गिराना, उन पे ऑपरेशन करना है, उसमें कोलेटरल डैमेज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जी। तो उसको भी उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली, जो गांव के लोग थे उनको सबको निकाल दिया और फिर हाउस टू हाउस सर्च कार्डन करके उन्हें एलिमिनेट किया। इसी तरह से दूसरा जो था वो सोफिया में ऊपर जंगलों के अंदर जाकर के हाई रीजेस के ऊपर उन्हें एलिमिनेट किया, किश्तवाड़ में एलिमिनेट किया। इसके साथ साथ एक चीज और जो इस आपने भी सुनी होगी कि पिछले 1 महीने के दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमारे देश के जो कुछ एक मिसगाइडेड लोग जो स्पाइंग का काम दुश्मन के लिए कर रहे थे, उन्हें उनके जो मॉड्यूल्स थे जो छुपे हुए थे वो
उनको भी पकड़ा है। पंजाब बिल्कुल। पुलिस ने 6 लोग गिरफ्तार किए हैं और उसमें भी और पंजाब वो अभियान सर पंजाब अभी भी जारी है, कई लोगों को अभी भी पकड़ा जा रहा है हाँ जी, उसमें। पंजाब डीजी ने बताया है कि हर एक 4-5 स्टेट से मिल करके और इंटेलिजेंस शेयर करके और उनके कम्युनिकेशंस को पता करके कि किन किन लोगों ने, जो एम्बेसी में स्टाफ था पाकिस्तान के, उनके साथ कौन कौन लोग के कॉल थ्रू हुए थे, इस तरह से वो जी उनको भी पकड़ रहे हैं। तो ये भी एक जो हमारा इंटेलिजेंस का काम है, ये कि इस तरह के स्पाइज और इस तरह के मॉड्यूल्स यहाँ नहीं रहे और कम से कम उनको इस तरह के आदमी, तो वो भी एक पकड़ रही है। 2 चीजें सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत अच्छी की। डिप्लोमेटिक में क्या किया है ये किरोड़ी सिंह जी आपको मेरे से ज्यादा बेहतर बताएंगे इस 1 महीने में। जी सिंह साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए, ये ऑपरेशन था और आजकल कहीं पे पहलगांव की घटना के बाद दुनिया के कई मुल्कों ने कहा कि हम इस घटना पर भारत के साथ हैं और इसकी निंदा की। जाहिर सी बात है, इसकी तारीफ कौन करेगा। निश्चित रूप से हिला देने वाली घटना थी और हर किसी को झकझोर देने वाली। और ये घटना तब हुई जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति मिस्टर बेंस जयपुर में ही थे उस वक्त, यानी कि भारत के दौरे पे थे। और ये दुखद घटना उस वक्त ही चुन चुन करके, यानी कि टारगेट किलिंग आतंकियों की ओर से की गई। और उसमें भी बाकायदा एक जेंडर बेस्ड कि पुरुषों को मारना है और उनके सामने इस तरह से अगर उनके सिंदूर उजड़ जाए, ये ऑपरेशन भी उसी नाम से दिया गया। तो हम किस तरह से देखें कि जो दुनिया के मुल्क पहलगांव की घटना के दरमियान बयान दे रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, वो सिंपैथी कितनी रही हमारे साथ में। देखिए योगेंद्र जी, आप और हम इस डिबेट में 7 मई के बाद की सिचुएशन को 1 महीने को रिव्यू कर रहे हैं, जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ उस दिन के बाद की। इसमें देखें तो हमने क्या सीखा है, क्या खोया है, क्या पाया है। देखिए, एक चीज तो सबसे बड़ी है कि भारत की सेना पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से सामने आई है और सेना का जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर है वो इफेक्टिव प्रूव हुआ है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक लेवल पे हमारी जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं उनको लेके सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है वो थोड़ा वीक लग रहा है, वीक प्रूव हुआ है। दूसरा यह है कि देखिए, ऑपरेशन चला जो किनेटिक एक्शन का था वो तो केवल 4 दिन था, लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन निरंतर रूप से चल रही है। किसी न किसी रूप में दोनों देशों के बीच में कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। केवल सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज का जो किनेटिक एक्शन था उसको रोका गया है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिचुएशन कंट्रोल में है, कोई शांति की स्थापना हो गई है दोनों देशों में। लेकिन जो किनेटिक एक्शन का पीरियड होता है दुनिया में कहीं भी हो, 2 देशों के बीच में या कई देशों के बीच में, उसका पीरियड हमेशा छोटा होता है। उसके बाद एक अमन के एफर्ट्स की प्रक्रिया चलती है और उसमें विदेश नीति, कूटनीति, ये बहुत सी चीजें आती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो विदेश नीति थी, एक तो हमारी विदेश नीति ये थी कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के चलते हैं और ये हिंदुस्तान की लंबे समय से चली आ रही है, नॉन अलाइनमेंट से लेके आज तक। लेकिन उस समय दुनिया की स्थिति अलग थी, आज की दुनिया की स्थिति अलग है। तो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हमारी नीति थी, उसको लगता है कि हमारे जो दोस्त हैं या जिनसे हमारे न्यूट्रल रिलेशन है देशों ने, उन्होंने अलग तरीके से परसीव किया है। उन्होंने स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन या स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी के रूप में परसीव किया है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अप्रिशिएट नहीं किया है। और इसीलिए जब 4 दिन का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें किसी देश ने साथ नहीं दिया, जबकि उससे पहले सब देश ये कह रहे थे कि भारत की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है, हम भारत के साथ हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी विदेश नीति में कहीं न कहीं कमियां रही हैं। अब विदेश नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या साधन हो सकते हैं? एक हमारी कूटनीति होती है, दूसरा हमारा मीडिया, उसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तीसरा है हमारा इंटेलेक्चुअल है, वो एक नैरेटिव जेनरेट करता है, इंटरप्रेट करता है, जो दुनिया में कम्युनिकेट किया जाता है। और ये तीनों ही चीजें हैं। देखिए, मीडिया की जिस तरह की भूमिका रही, भारत की और मीडिया की क्रेडिबिलिटी दुनिया में डाउन हुई है, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने जो उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
जो एक्सप्रेशन दिया कि अभी रावलपिंडी पे कब्जा कर लिया, भारत की सेनाएं वहां घुस गई हैं, बिल्कुल बेसलेस की। तो इस तरह का करने से मीडिया की क्रेडिबिलिटी और देश की क्रेडिबिलिटी भी डाउन होती है। अब क्यों किया वो तो मीडिया वाले जाने, तो मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हुआ। दूसरा जो कूटनीति का मामला है, देखिए कूटनीति के मामले में हमने बाइलेटरल लेवल पे फोकस किया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने 7 डेलीगेशन भी भेजे। इससे पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर में 7 तारीख को जो एक्शन हुआ उसमें मिलिट्री ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम लिया। केवल टेररिस्ट जो टारगेट थे उन्हीं को अटैक किया, बाकी सिविलियन और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं किया। इसके साथ साथ कूटनीतिक शालीनता भी दिखाई। शालीनता यहां तक दिखाई कि जो दूसरे देश थे, विशेष रूप से सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, उनको इन्फॉर्म भी किया कि हमने आतंकवादियों के विरुद्ध ये एक्शन लिया है। तो हमने कूटनीतिक दृष्टि से तो सही किया, लेकिन आगे की कूटनीति थी बाइलेटरल के अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ में होनी चाहिए कि विशेष रूप से सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। दूसरा पाकिस्तान को जो ये सर एक सवाल और होगा मेरा इसी के साथ में। इसी दौरान पाकिस्तान को 2 पद मिले हैं अभी यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में। पहले भी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई पहलगाम के इंसिडेंट के बाद 25 तारीख को। उस दिन भी पाकिस्तान ने जो सिक्योरिटी काउंसिल ने स्टेटमेंट इश्यू किया उसमें टीआरएफ का नाम था और पाकिस्तान ने 2 सुझाव दिए। एक तो टीआरएफ का नाम हटाने का और दूसरा सुझाव यह था कि जम्मू कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रूप में स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जाए। जम्मू कश्मीर को इंक्लूड तो नहीं किया, लेकिन टीआरएफ का नाम हटा दिया, जबकि टीआरएफ का इन्वॉल्वमेंट था और टीआरएफ का मतलब हुआ लश्कर-ए-तैयबा। तो वहां हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद 25 तारीख को मीटिंग हुई सिक्योरिटी काउंसिल, 5 मई को उस दिन कोई स्टेटमेंट इश्यू नहीं किया, कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ और 7 को हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो गया। फिर पाकिस्तान ने, जब इस सिक्योरिटी काउंसिल में 2 मैकेनिज्म है, एक तो फॉर्मल मीटिंग होती है, एक ऑरियो फॉर्मूला होता है। ऑरियो फॉर्मूला यह है कि 1992 में वेनेजुएला के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर ही मिलते हैं, लेकिन बाहर वालों की बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं, बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, तो नॉन मेंबर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन उस मीटिंग का जो अध्यक्षता है वो कोई मेंबर ही करेगा, तो उस तरह की मीटिंग हो सकती है। तो भारत उस पे ऑरियो फॉर्मूला में मीटिंग बुलवा सकता था सिक्योरिटी काउंसिल की और पाकिस्तान के अगेंस्ट में भारत कुछ कर सकता था। वह भी देखिए, जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात आई तो भारत के प्रतिनिधि ने एक्सप्लेन भी किया ये 4 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमने एम्बियंस में रखा है। जो आपने बताया कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, इसमें देखिए परसों सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, इजराइल पे रिजोल्यूशन आया, अमेरिका ने अकेले ने उसमें वीटो किया, 14 मेंबर उस फेवर में थे। लेकिन जब भारत को लेके कोई बात आई तो अमेरिका ने भारत का समर्थन नहीं किया, क्योंकि ये जो काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बनना और तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चेयरमैन बनना ये यूनानिमसली होता है सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है, जो 15 मेंबर हैं वो मिलके। तो अगर भारत का कोई साथ होता मेंबर, इनमें से एक भी मेंबर अगर ऑब्जेक्शन कर देता तो पाकिस्तान नहीं बनता सदस्य, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो भी बना दोनों का। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ कोई नहीं है, हम डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। और ये मैं जो समझ पा रहा हूं सर, मैं समझ पा रहा हूं आप जो कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। हम वही डोमेस्टिक नजरिए से अब्रॉड के उसको भी परिप्रेक्ष्य को भी हम तलाश रहे हैं, उसी तरह से देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो ये एक लोग लुभावनेपन और पॉपुलिज्म की ट्रेंड है वो राजनीतिक फायदा दे सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम लोग लुभावनापन या पॉपुलिज्म रखेंगे उसमें हमारे को फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो हमने हमारी जो विदेश नीति थी उसमें एक रीजन चॉइस की जगह एक पॉपुलिज्म का एलिमेंट है वो ऐड करने की कोशिश की, और उसकी वजह से हमारी जो एक तरह की अलग तरीके की भारत की प्रतिष्ठा थी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली,
उसको बड़ा धक्का लगा है। और इसीलिए आज नहीं, पहले भी देखिए, 1.5 साल पहले यूनेस्को के वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना हुआ, वाइस चेयरमैन के लिए, उसमें पाकिस्तान को 38 वोट मिले, भारत को 18 वोट मिले, भारत को हारना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी में ही, ये लंबे समय की प्रक्रिया है। विदेश नीति कोई एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है कि या आउटपुट है, या वन टाइम आउटपुट नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और उसमें हमारे एफर्ट्स में कई कमियां रह रही हैं। हमें अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ इवेल्युएशन करना चाहिए। जी योगेंद्र जी, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में, ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर आपके पास में आना चाहूंगा। अगर यूं देखें तो निश्चित रूप से पहलगाम की घटना बिल्कुल एक ऐसी घटना थी कि हर किसी को मजबूर कर दिया, झकझोर कर दिया, और उसके बाद में अंजाम यही था कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम से नेस्तनाबूद किए आतंक के ठिकाने अभी भी बाकी हैं। मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, हम एक नजरिए पे पहुंच गए हैं कि दुनिया के सामने दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन भावनाओं का मतभेद नहीं है। सब राष्ट्र के लिए एक है, कोई राजनीतिक दल हो। एक तरफ विदेश की धरती पे हम पाकिस्तान को और उसकी हरकतों को दिखा रहे हैं कि वो चाहे किसी भी दल के हों, यहाँ पे राजनीतिक टकराव की स्थितियां बन रही हैं। यही एक महीने के परिदृश्य को अगर हम देखें तो इसे आम जनता क्या समझ के चले? देखिए, आम जनता तो सब कुछ समझने के लिए प्रस्तुत है, और जैसा प्रोफेसर करोड़ी सिंह ने कहा कि पॉपुलिज्म का जो एक सिलसिला स्टार्ट हो गया है विदेश नीति के साथ साथ में, वो बड़ा खतरनाक है। हमारी जो नॉन अलाइनमेंट की जो सिलसिला रहा, उसमें हमें दुनिया के दोनों ताकतवर गठबंधनों से मदद मिला करती थी, और दोनों ताकतवर गठबंधन चाहते थे, यानी कि टीटो नाटो भी चाहता था और सोवियत संघ भी चाहता था कि हम ऐसे मसलों को जो तीसरी दुनिया से जुड़े हैं या जो झगड़े के मसले होते हैं उनको निपटाया जा सके, और भारत उसमें अहम भूमिका अदा करता था। लेकिन ये भूमिका धीरे धीरे सिकुड़ करके जो स्थिति बनी है, उसके सारे कारण तो प्रोफेसर करोड़ी सिंह ने बता दिए, और साथ साथ में इसमें कोई शक नहीं कि हमारा शौर्य प्रबंधन तो बड़ा शानदार रहा, लेकिन उसके साथ में जो दूसरे समूह जुड़े हुए थे, उनकी जो कमजोरियां रही, उनको भी हमें समझना चाहिए। फिर ये जो सिंदूर का जो एक क्या कहते हैं, इसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया है राजनीतिक तौर पर पॉपुलिज्म को, ये अपने आप में संकट पैदा कर गया, और जो चीजें एकजुटता प्रदर्शित कर रही थी उनमें दरारें नजर आने लगी। ये जो 800 जो समूह लौट करके आए, और जो शायद दुनिया की सारी बातें बताते कि दुनिया के देश हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, वो भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आने के बाद में जो बात साफ साफ, अब मेरा ख्याल है कि संसद में इन सब बातों पे अगर विचार हो तो बहुत कुछ साफ हो सकता है, और हम एक बेहतर स्थिति में। संसद के लिए तो सर, संसद के लिए तो आपको ध्यान होगा कि अब विशेष सत्र तो बुलाना मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब डेट ही अनाउंस हो चुकी, और जनरली ये कहा जाता है कि 20 से 21 दिन पहले डेट्स अनाउंस कर दिए, लेकिन 47 डेज पहले ही सत्र का ऐलान कर दिया गया। तो आपको लगता है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा? ये योगेंद्र जी, यही बात मैं कह रहा हूँ कि आपका अगर संसद को अपने उसमें विश्वास में नहीं लेते, और राजनीति की जो पॉपुलिज्म के जो बहुत सारे रास्ते होते हैं जिनसे आप स्थापित होना चाहते हैं, तो वो तो तोड़ेगा, वो उस तरीके से मजबूती के साथ में सामने नहीं आएगा। एक साथ बैठ करके तो आपने देखा नहीं कि जब एक साथ बैठे तो सारे लोग तैयार हो गए, और जहां जहां भेजा था वहां चले गए, और जिस तरह की बातें करनी चाहिए थी वो की भी। लेकिन ये अगर इस तरीके से किया जाए, आप कैसे संसद, कितने सारे उदाहरण हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, ऐसी बातों के उदाहरण काफी सारे हैं। 1962 देखिए, 1965 देखिए, कारिल देखिए, 2019 देखिए, और आज का देखिए। तो इन सारी बातों में संसद को जहां आप एकमत नहीं हो पाते हैं अलग अलग टुकड़ों में, वहां जब सामूहिक रूप से बैठते हैं तो सारा नतीजा आप ऐसा ला सकते हैं जो आप लाना चाहते हैं। लेकिन ये जो घोषणा की, ये फिर एक लोगों ने अलग निगाह से देखा है इसको। इस राजनीति के दावपेच नहीं चलने चाहिए। यहाँ पर देश की बात है, और देश के सम्मान की बात है, हमारे शौर्य के सम्मान की बात, हमारी सेनाओं के सम्मान की बात है, जो बहुत बहादुरी के साथ में अपना सारा काम देखते रही। कितने कम साधनों में उन्होंने क्या क्या किया, जिसकी चर्चा हम लोकसभा में कर सकते हैं, जिससे कोई नुकसान होता नहीं है। लेकिन अगर टुकड़े टुकड़े में करेंगे तो उसमें पता नहीं क्या क्या मिलकर के और सामने आएगा, जो अपने आप में बड़ी तकलीफ देगा। और जितनी खूबसूरती से प्रोफेसर करोड़ी सिंह ने सारी
सारी रूपरेखा बताइए, सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर के दुनिया में सारा जो डिप्लोमेसी के जो स्वरूप बन गए हैं, जी उनको भी बड़ा यहाँ मैं स्पष्ट रूप से बता दिया। एक सवाल सर और होगा आपसे मेरा यहाँ पे। गवर्नमेंट के पास में जी। एक बहुत बड़ा अवसर था जिसे अचीव कर सकते थे, जैसे बाहर के मुल्कों में आपने भेजा कि बिल्कुल हिंदुस्तान के एकता के बारे में बताइए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ही अगर ये सत्र बुलाया जाता तो निश्चित रूप से सेना की तारीफ होती सरकार के साथ। आपको लगता है कि हर राजनीतिक दल एक दीवार की तरह नजर आता? सर्वदलीय बैठक जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, राजनाथ सिंह के सामने बैठक हुई और उसमें सबने सहमति दी कि बिल्कुल सरकार के साथ हर दल दीवार की तरह खड़ा है, पूरा देश खड़ा हुआ है। तो यहाँ अगर विशेष सत्र बुलाया भी जाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि सर्वदलीय बैठक का रिफ्लेक्शन आपको लगता है सत्र में भी दिखाई देता? कमिटेड मीडिया इसी तरह की बात करता है जो आप बोल रहे हैं। वो लोग जो जनता के साथ में कमिटेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कमिटेड है, जो देश के साथ में कमिटेड है, वो इसी तरह की बात बोलेंगे। लेकिन जिन लोगों के अपने इंटरेस्ट है वो अलग किस्म की बात बोलेंगे। हम तो चाहते यही थे कि सारी बातें हमारे सेना की बहादुरी के सिलसिले में बात सामने आते, हमारी सेना ने किन किन हालात में क्या कुछ हासिल किया है। और एक बार मुझे CDS के वो जो उनका जो बयान है चौहान साहब का, वो बड़ा कमाल का लगा है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा नुकसान होने से अगर बेहतर बना हासिल कर लें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लड़ाई में ये सब होता रहता है। तो ये इस तरह का हौसला हम देते रहते और संसद से भी ये मैसेज जाता है तो मेरा ख्याल है कि वो तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो ये बहुत जल्दी की है किस तरह की घोषणा करके और संसद को बाद में बुलाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है परिवर्तन हो जाए, क्योंकि ये तो सब कुछ बदला जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि पत्थर की लकीर है, आप कुछ बदल नहीं सकते। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और क्या कुछ रूपरेखा हर गवर्नमेंट का अपने एक नजरिया होता है, उसका अपने एक मैकेनिज्म होता है कि वो किसे उसे इंप्लीमेंट करना चाहती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना भी है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के आसपास या उसके तुरंत बाद भी अगर एक विशेष सत्र एक दिन का या विशेष डिबेट के लिए बुलाया जाता तो कोई हर्ज नहीं था। अब से पहले भी अलग अलग मौके पे अलग अलग तरीके से विशेष सत्र बुलाए गए हैं। चाहे संविधान को जब हम रेगुलेट करना चाह रहे थे 1949 में, तब भी विशेष सत्र बुलाया गया। उसके बाद से 2017 तक GST काउंसिल के लिए वो अच्छा कितने ही मुद्दे ऐसे हैं, चाहे भारत चीन का युद्ध हुआ हो या भारत पाकिस्तान के बीच की हो, तमाम ऐसी जो चीजें बनी है। खैर सरकार का अपना सोचना होगा कि कहीं कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा। चलिए समय बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि एक मिनट या कुछ देर के लिए मैं कटेवा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अब क्या लगता है, क्योंकि ऑपरेशन स्थगित है और कुछ ऐसी हलचल पैदा हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सेनाएं अपना काम कर रही हैं, उनका अपने ऑपरेशन या एक्सरसाइज हैं वो जारी हैं, वो अभी रुकने वाली नहीं है। जब भी अगर मोर्चे की बात होगी तो 10 आजकल तो जिस तरह का सिस्टम बना हुआ है उसमें बस कहने की आवश्यकता, उससे पहले अलर्ट पोजीशन पे चीजें आती हैं। इसी बीच मॉक ड्रिल्स भी हुई हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि कहीं कुछ इस तरह की हलचल हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को तुर्की, ईरान या जिस तरह की सपोर्ट अभी भी जारी है मिलना? ये देखिए, जो तुर्की से और चीन से उनको जो मदद मिलती है वो मिलती रहेगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि परंतु दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो जैसे किरोड़ी सिंह जी ने बताया, जो हमारी नेशनल मीडिया थी इस पूरे ऑपरेशंस के दौरान, उस मीडिया का जो रुख था और जिस तरह से उन्होंने वो अपने आप को जो चीजें उन्होंने दिखाई हैं बार बार एक ही चीज को, उसमें मीडिया की जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी थी वो डाउन हुई है। कोई भी दूसरा देश का, कोई हमारे पास एक चैनल ऐसा नहीं था जो इंटरनेशनल चैनल हो और जिसके ऊपर दुनिया का विश्वास हो। जिस तरह अल जजीरा है, दूसरे BBC, दूसरे वाले जितने वाले हैं वो न्यूट्रल मीडिया है। मीडिया जरूर कोई भी ऐसी लड़ाई के समय मीडिया जरूर अच्छी बातें करेगी और ऐसी कोई बात नहीं बोलेगी जिससे देश की कोई उसकी गरिमा के ऊपर कोई आंच आए। अच्छा, परंतु फिर भी जिस तरह से वो दिखाते रहे और अभी 1 महीना हो गया, उसी चीज को बार बार अभी तक दिखाए जा रहे हैं। अब कल वो बेंगलोर का वो हुआ तो अभी उसको शुरू कर दिया। तो जो बीट होता है मीडिया का बताने के लिए किस तरह क्या चीजें होती हैं, क्या उस चीजों में बिल्कुल कोई गहराई नहीं है जिस चीज को वो कवर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी सेनाओं का जो
सीडीएस बनने के बाद ये पहली बार एक ऐसा ऑपरेशन हुआ है जब सीडीएस अपॉइंटमेंट क्रिएट करने के बाद, जब तीनों सेनाओं का इंटीग्रेटेड एफर्ट से ये ऑपरेशन सिंदूर हमने बहुत ही सक्सेसफुली इसको हमने अंजाम दिया है। और जी सर, मैं एक चीज आखिरी 20 सेकंड में लूंगा कि आजकल की जो लड़ाइयां चल रही हैं योगेंद्र जी, उस पुराने जमाने में क्या था कि टारगेट को कैप्चर करना पड़ता था, अपना उसका स्वामित्व दिखाना पड़ता था। आज की लड़ाई में दुश्मन को जो फैसिलिटीज है उसकी जो है उसको डिग्रेड करना है, जिससे कि वो हताश हो जाए और वो आपके ऊपर ये कार्रवाई बंद कर दे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है दुनिया की लड़ाई के अंदर कि जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स है टेक्टिकल उनको डिग्रेड करो, वहां जाने की जरूरत नहीं है, उसको कैप्चर करके वहां बैठने की जरूरत नहीं है। जी, तो आर्टिलरी जब चलती है तो उसके साथ में केएनपी का सेना ने इसी वजह से इजाहत किया था कि पीछे से कैप्चर करने के लिए हमारा ये वेपन बहुत कारगर रहता है। लेकिन अब तो टारगेट हवा के हवा में होते हैं, किलोमीटर दूर से बैठ करके आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन चलिए खैर, अपना सिस्टम है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वाकई निश्चित रूप से सेना के शौर्य को हमें सैल्यूट करना चाहिए। और राजनीतिक दल हैं वो उनका अपना एक नजरिया होता है, क्योंकि देखिए जब इस तरह की चीजें होती हैं, कोई भी एक दल अगर उसमें वाहवाही लूटना चाहिए या फिर उसको कुछ बेनिफिट लेना चाहिए तो दूसरा दल चुप नहीं हो सकता। ये एक राजनीति का उथल पुथल सामने दिखाई देता है। और अगर सरकार को लगता है कि बिल्कुल हमारे नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि कायम की है तो उसके लिए भी कोई आश्चर्य नहीं जताना चाहिए, कोई इसमें गलत भी नहीं है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि इसका बेनिफिट यही क्यों, पूरा देश तो दीवार की तरह खड़ा था तो हम पीछे क्यों रहे, वजह से टकराव शुरू होता है। चलिए खैर, सेना का हौसला बुलंद रहना चाहिए, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।